कुलदीप सिंह बिश्नोई ने जनता को ये बताना चाहिए कौन सा लोभ और लालच था या कौन ऐसा कारण था जिसकी वजह से इसने अपने स्वाभिमान को भारतीय जनता पार्टी के गिरवी रख दिया। सर, जनता में और राजनीतिक हलकों में भी एक चर्चा है कि जो ये आदमपुर की सीट है जो लंबे टाइम से एक परिवार के बंद हुआ है, क्या अभी मुक्त हो पाएगी? ये मुक्त है। लोगों के साथ विश्वासघात क्यों किया, ये गद्दारी क्यों की, कौन है? अविश्वसनीय व्यक्ति है, विश्वासघाती है, दगेबाज है, धोखेबाज है। परमानेंट रोजगार देते हैं, वो ठेके पे रोजगार देते हैं। आपने वो बातें बड़ी गजब की कही। पत्रकार आवाज उठाएं, उनको जेल में डाल दिया। सुरेश द्रविड़ पे राजद्रोह केस लगा दिया सर, एक टीचर पे। उसने कोई ऐसा बयान नहीं। मैं उसी पे बोल रहा हूँ, उसी बोल रहा हूँ कि कल मैं उनके प्रदर्शन में गया था। अध्यापक का कोई कसूर नहीं था, उसका केवल एक कसूर था कि वो जनता की, और जनता की भी नहीं, छात्रों की लड़ाई लड़ रहा था, जो एक अध्यापक का नैतिक कर्तव्य है। संस्थाओं को खत्म करने का तो इन्होंने बहुत पहले फैसला ले लिया था। सीबीआई का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग, संविधान में संशोधन करने के लिए आरक्षण का विरोध, मतलब जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करेगी, ये समझो कि वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ करेगी। और मनोहर लाल जी के 8 साल के काम, एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसार के इलाके में 10 वर्ष के काम, हम उसकी तुलना कराएंगे। हरियाणा प्रदेश की दर्रो दीवार पर लिखा जा चुका है कि जब भी जनरल इलेक्शन होगा हरियाणा में भाजपा जाएगी। जनमंच के विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हरियाणा के अंदर एक बार फिर उपचुनाव आ गया है, आदमपुर का उपचुनाव आया है। हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, जितनी भी उनको उपाधियां दी जाए कम है। लंबे टाइम से राजनीतिक छात्र जीवन से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया जयप्रकाश सिंह ने, वो हमारे साथ है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो उपचुनाव आया, वो उपचुनाव जनता के लिए उपचुनाव आया है या अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपचुनाव आया है? जो राजनीतिक पार्टियों को जनता वोट देती है और 5 साल के लिए विधायक या सांसद चुनती है, लेकिन वो बीच में अपना पद छोड़ना, वो जनता के लिए छोड़ रहे हैं या अपने स्वार्थ के लिए छोड़ रहे हैं? तो उनसे हम बात करना चाहते हैं कि आदमपुर एक बार फिर उपचुनाव झेलने के लिए तैयार है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, उपचुनाव है, आदमपुर है या पूरे हरियाणा में है, लगातार समस्याएं हैं। किसानों की मुआवजे की है, किसान आंदोलन रहा है, आशा वर्कर की अपनी समस्या है, मिड डे मील की अपनी समस्या है। उन चीज़ों पे कोई, या बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, उन पे कोई उपचुनाव होता तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये क्या सर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये आपकी बात सही है जो आपने अभी अपने दर्शकों को बताया है कि क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई थी जिसकी वजह से उपचुनाव हुआ। क्योंकि कुलदीप सिंह बिश्नोई ने जनता को ये बताना चाहिए कौन सा लोभ और लालच था या कौन ऐसा कारण था जिसकी वजह से इसने अपने स्वाभिमान को भारतीय जनता पार्टी के गिरवी रख दिया। लोगों के स्वाभिमान को, लोगों की जो धरोहर थी कि सांसद विधायक के रूप में, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो लोग चुनते हैं, और लोगों ने पार्टी में आस्था व्यक्त की, पार्टी की वजह से एमएलए बन गया। तो लोगों के सामने इसको बताना पड़ेगा कि आप विश्वासघात क्यों किया पार्टी के साथ, लोगों के साथ विश्वासघात क्यों किया, ये गद्दारी क्यों की, कौन ऐसा कारण था। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि कुलदीप बिश्नोई पहले ये बताए कि बाई इलेक्शन क्यों थोपा गया। इस बाई इलेक्शन थोपने की सारी जिम्मेवारी कुलदीप बिश्नोई की है। सर, अभी जो इलेक्शन है, आपकी एक भूमिका क्या रहेगी, खासकर ज़मीन की लड़ाई में? ज़मीन के ऊपर जो लड़ाई है, लोग परेशान हैं। हम यहाँ देखते हैं लघु सचिवालय पे रोजाना प्रदर्शन करने आते हैं, कभी नरेगा के मजदूर आते हैं। कांग्रेस के टाइम में भी जो योजनाएं चालू हुई, चाहे नरेगा है, चाहे 100 गज के प्लाट देने की बात है, या लोगों को मकान बनाने की है, उसमें भी ये इस सरकार ने उनको ख़त्म करने का ही काम किया है। लेकिन कांग्रेस भी एज ए विपक्ष होते हुए कोई ज़मीन पर लड़ाई लड़ती नहीं दिख रही, अपनी योजनाओं को भी लागू करवा पाई। ये क्या कारण है सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी आम आदमी की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा महंगाई को लेकर के हल्ला बोल रही, लाखों लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए थे। और आपने ये भी देखा होगा कि हरियाणा पर हिसार की अगर मैं बात करूं आपको, हिसार में 3 बार पिछले 3 महीने में प्रदर्शन, जलसे, जुलूस, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि जनता ने ऐसे नालायक किस्म के व्यक्ति को यहाँ से आदमपुर से जनप्रतिनिधि के रूप में भेज दिया, जिसने अपने लोभ और लालच की वजह से बाई इलेक्शन जनता के ऊपर थोप दिया गया और बहुत बड़ा जनता के ऊपर बोझ भी पड़ा। तो इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये बात सही है आपकी। मनरेगा की बात करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी की देन। दलित और पिछड़े को जो प्लॉट दिए थे 100 गज के, वो इन्होंने बंद कर दिए। इंदिरा आवास योजना की जो कॉलोनीज मिलती थी वो इन्होंने बंद कर दी।
स्टाइफंड आधा देते हैं आधा नहीं देते। सबसे बड़ी मार बूढ़ों पे डाल दी। ये तो कह दिया थारी पेंशन बढ़ाई दी, 250 बढ़ावा है, काटें तो 50,000 की हैं। पूरे हरियाणा में विकलांग जो है उनकी 30,000 पेंशन काटती गई सर। मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष एक ज़मीनी तौर पे आंदोलन क्यों नहीं बना पा रहा सर, ये मेरा सवाल। नहीं, अभी आंदोलन चला तो रहे हैं। अब आंदोलन देखो, वो आंदोलन तो हम नहीं कर सकते कि भाई वर्ष काट दो, लाठी लेके मार दो, कूट दो, वो तो अनारकी हो जाएगी। हम अपनी बात, हमारे नेता अपनी बात वक्तन बेवक्तन फ्लोर ऑफ द हाउस, जब विधानसभा का सेशन होता है, हम लड़ाई लड़ते हैं सड़क से लेकर के विधानसभा तक, लोकसभा तक। हमारे इकलौते सांसद, आपको याद होगा जब किसानों के ऊपर केंद्र सरकार ने बड़ा भारी जुल्म किया, तो उस वक्त आपने देखा होगा 15 सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के हरियाणा में। 15 में से एक दीपेंद्र हुड्डा ने आवाज़ उठाई थी। तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो हम उस पॉलिसी पे नहीं जाना चाहते कि मारो मरो, वो नहीं। सर, जनता में और राजनीतिक हलकों में भी एक चर्चा है कि जो ये आदमपुर की सीट है, जो लंबे टाइम से एक परिवार के बंद हुआ है, क्या अभी मुक्त हो पाएगी? ये मुक्त है। मुक्त तो 2009 में ही होगी थी। ये बाई डिफ़ॉल्ट जीत गया। उसके बाद 14 में इसने सेटिंग कर ली। मैं ये कहता हूँ कि जब से कुलदीप बिश्नोई राजनीति में आया है, ये सेटिंग के साथ सीट जीत रहा है या बाई डिफ़ॉल्ट। इसीलिए आपने देखा होगा कि 2007 में हजका बढ़ाई, 7 में कांग्रेस छोड़ दी, 9 में मरता मरता बचा, वो भी बाई डिफ़ॉल्ट, लोग जानते, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा। 9 के बाद 14 में फिर ये भाग गया। इसने देखा कि अब तेरी पार नहीं पड़ेगी, फिर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी में जब इसकी दाल नहीं गली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो काम लेती है, टेलीफोन किसी के उठाता नहीं, अहंकार इतना है। फिर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बसपा में चला गया। फिर बसपा, मायावती जी का भी एक उनके किसी उसका बयान आया था कि तो बहन जी के भी टेलीफोन नहीं उठाता, तो उन्होंने इससे अलविदा कह दिया, संबंध विच्छेद कर दिए। फिर एक चुनाव लड़ा, उस चुनाव में मर पड़ के जीता। फिर देखा कि भाई जब तेरी बात नहीं बनेगी, फिर वापस कांग्रेस में चला गया। ये अविश्वसनीय व्यक्ति है, विश्वासघाती है, दगेबाज है, धोखेबाज है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर मेरे हिसाब से अब लंबी चर्चा बहुत हो ली है, 2-3 महीने अब इसमें छोड़ेंगे। एक सवाल है कि अभी चुनाव आएगा, उपचुनाव है उसमें, और मैंने फिर एक चर्चा कर रहा हूँ कि लगातार आंदोलन है। कभी विकलांग आंदोलन कर रहे हैं, कभी आशा वर्कर है, कभी मिड डे मील है, कभी आंगनवाड़ी है, बेरोजगार की एक बड़ी समस्या है, या मजदूरों की एक समस्या है। आदमपुर के चुनाव में क्या आप उसको मुद्दा बना पाओगे? क्या उन सब को, जो लोग विपक्ष में, जनता भी विपक्ष है, क्या उनको एकजुट कर पाओगे बीजेपी सरकार के खिलाफ? देखिए, हम विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं, हम उनसे, क्योंकि मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी है और हमारे जो नेता हैं उनसे हम कहेंगे कि वे सभी, और वो करें भी कि सारे विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का साथ दें। जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करेगी, ये समझो कि वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ करेगी, और लोग इस बात को समझ चुके हैं। आपने देखा होगा कई बार ऐसे बयान आते हैं, बोला या तो वो तो वोट काटू पार्टी है। वोट काटू पार्टी का माना ये होता है कि जिससे कि भाजपा को लाभ हो। तो इसलिए लोगों ने मन बना लिया है, अगर ये नेता ठीक नहीं आएंगे, आपको 1977 की याद होगी। 1977 में नेता एकदम जेल से बाहर निकले, कोई पार्टी नहीं थी। जनता दल तो, जनता पार्टी तो जेल से बाहर आकर के बनी, लेकिन लोग गुस्से में थे, बगावत उतारू थे, लोगों ने सिंहासन बदल दिया। इसी तरीके से अब आदमपुर में ये कोई नहीं देखेगा कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कौन है। कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के, सिंबल लेकर जो जाएगा, लोग उसका समर्थन करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार आएगा, यह आपने बात सही की। आज महंगाई, आज बेरोजगारी, आज सिविल सिक्योरिटी, आज सर्विस में सिक्योरिटी, यानी कि हर चीज़, रोजगार कहाँ से मिलेगा? हर चीज़ तो ठेके पे कर दी। अभी पढ़ाई भी ठेके पे करने जा रहे हैं। स्कूल बंद कर दिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। आदमपुर के अंदर बड़े बड़े गांव हैं जिनके स्कूल बंद कर दिए, चपड़ासी रह गया। तो उनको आप कैसे देखते हो? कांग्रेस सरकार में स्कूल कुछ खुले भी हैं, और निजीकरण की जो एक बात है कि आप क्या ऐसी कोई वो लेके आएंगे कि जो प्राइवेट स्कूल किए गए हैं या प्राइवेट संस्थाएं की गई, सरकार से प्राइवेट किया गया, उनको वापस करो? आपको याद होगा जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल थे उनको सबने सरकारीकरण कर दिया था। हम तो प्राइवेट स्कूलों को सरकारीकरण कर रहे हैं, सोसाइटीज़ के स्कूलों का, और ये स्कूलों को बंद करने में लगे हैं। ये हमारी उनकी पॉलिसी में
विभिन्नता है। हम परमानेंट रोजगार देते हैं, वो ठेके पे रोजगार देते हैं। वो अडानी अंबानी को महत्व देते हैं, व्यापारी को महत्व देते हैं। हम आम कार्यकर्ता को, आम किसान मजदूर को, आम कर्मचारी की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, नौजवान को रोजगार देते हैं। ये फर्क। सर मेरा आखिरी सवाल है कि मुख्य कार्यक्रम लड़ाई का इस पूरे ये सीधा सीधा संघर्ष है एक ऐसी पार्टी से जो केंद्र में बैठी है और राज्य में बैठी है और जो लगातार बुद्धिजीवियों पे, पत्रकारों पे एक इनडायरेक्ट हमले कर रही है, राजनीतिक लोगों को जेल में डाला हुआ है। उन सारी चीज़ों को लेके कि आप क्या कार्यक्रम लेके जाओगे जनता के बीच में कि इस सरकार को आपने 3 बातें बड़ी गजब की कही। पत्रकार आवाज़ उठाएं, उनको जेल में डाल दें। कल हमारे कुछ अध्यापक साथी थे जो ये स्कूल बंद कर रहे थे, प्रोसेसन निकाल रहे थे। सुरेश द्रविड़ पे राजद्रोह केस लगा दिया सर, एक टीचर पे। उसने कोई ऐसा बयान मैं उसी पे बोल रहा हूँ कि कल मैं उनके प्रदर्शन में गया था, धरने पे, और मैं ये बात कह के गया, सुप्रीम कोर्ट को भी मानते हैं तो ऐसी नकम्मी भाजपा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 महीने पहले फैसला दे दिया कि जितने लोग राजद्रोह के अंदर बंद हैं उनकी जमानतें ने बाहर निकालो, कि केस नहीं बनता। लेकिन उस अध्यापक का कोई कसूर नहीं था, उसका केवल एक कसूर था कि वो जनता की, और जनता की भी नहीं, छात्रों की लड़ाई लड़ रहा था, जो एक अध्यापक का नैतिक कर्तव्य है। अगर कोई पार्टी, कोई सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को खराब करे तो अध्यापक गण की एक जिम्मेवारी है कि कम से कम उस सरकार को, गूंगी बैरी को ये तो बता दे कि तुम गलत कर रहे हो। वो तो यही तो बात कर रहा था, मैंने उसका बयान पढ़ा है, कल ही सुना है। उस पर राजद्रोह लगा दिया सर, और आप पे लगा देंगे सर? ऐसा हो सकता है? मेरे पे लगा दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अध्यापक पे नहीं लगाना चाहिए। अध्यापक को हम राष्ट्र का निर्माता मानते हैं। बच्चों पे बड़ा बुरा असर पड़ा कि तुम्हारे अध्यापकों के साथ कितनी बेइंसाफी हो रही है। पॉलिटिकल लोगों पे लगा दें, वैसे तो लगाना नहीं चाहिए। कोशिश तो कर ही रहे हैं। हुड्डा साहब पे कितने मुकदमे बना दिए, लेकिन हुड्डा साहब कहीं वो नहीं हुए। कुलदीप बिश्नोई पे एक ईडी का मुकदमा बना था, मनी लॉन्ड्रिंग का, एक में सरेंडर कर गया। तो सर ये सेमीफाइनल है, भविष्य का जो चुनाव आएगा। मैं एक और सवाल सर, पिछले 2 साल से पंचायत के चुनाव को लगातार टाला जा रहा, तो ये सरकार चुनाव से ही पीछा नहीं छुड़ाने की तरफ भाग रही है कि लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए और मतलब एक प्रणाली चुन ली जाए कि जो चुनाव हुआ है वही चलता रहे। ऐसा तो नहीं हो रहा सर? ये आपको याद होगा, लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने का तो इन्होंने बहुत पहले फैसला ले लिया था। सीबीआई का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग, संविधान में संशोधन करने के लिए आरक्षण का विरोध, मतलब ये हर संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने के प्रयास में। तो इसलिए हम जो ये चुनाव लड़ेंगे, हम लोगों को बताएंगे, एक तरफ मनोहर लाल जी के 8 साल के काम, एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसार के इलाके में 10 वर्ष के काम। हम उसकी तुलना कराएंगे हर आदमी से, और हम एक बात कहेंगे कि भाई मनोहर लाल तो जाने वाला मुख्यमंत्री है। हरियाणा प्रदेश की दर्रो दीवार पर लिखा जा चुका है कि जब भी जनरल इलेक्शन होगा हरियाणा में भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी। ऐसा नहीं एक आने वाला मुख्यमंत्री है सर। ऐसा नहीं लगता कि आज से 3 साल पहले ही जा चुका था? अगर जिसने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा, बीजेपी को जमुना पार करने की बातचीत की, वो लोग समर्थन नहीं करते। चलो इस बात पे फिर करेंगे चर्चा। अब तो चुनाव आ गया, अब तो हम यही एक बात कहेंगे कि लोगों किसी के बहकावे में ना आए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ही चुनाव में जीतेगी, और कांग्रेस पार्टी को मजबूती दो। जो दूसरे जो लोग, कुछ लोग आपको बहकाने के लिए आएंगे, आपके बीच में तरह तरह की चर्चाएं, प्रलोभन देने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो आपके साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, उनका एक वोट जाएगा तो सीधा भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। तो जयप्रकाश जी हमारे साथ थे, उन्होंने बेबाकी से बातचीत की है, और ये तो जनता को देखना ही पड़ेगा कि जो उपचुनाव बार बार किसी भी स्टेट में होते हैं, किसी भी राज्य में, किसी भी लोकसभा में होते हैं, तो वो उपचुनाव जनता के लिए है, जनता हित के लिए है या अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए है। जब तक जनता ये नहीं सोचेगी, और चुनाव में जब तक जनता के जो मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, नरेगा का मुद्दा है, इन मुद्दों को बना के चुनाव में वोट नहीं करेगी, तब तक फिर आप कहोगे कि एक बार आए थे, 5 साल के लिए वोट लेके चले गए और फिर 5 साल बातचीत नहीं की। अगर आप इन मुद्दों पे वोट दोगे, इन मुद्दों पे जो भी राजनीतिक पार्टी आएगी, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, आप उनसे इस मुद्दों पे वोट दोगे तो शायद कुछ बेहतर निकल पाएगा और ये लोकतंत्र बच पाएगा, जिस प्रकार से लोकतंत्र सरकारें खत्म करने की तरफ जा रही है। धन्यवाद सर आपका।